सभी को मेरा नमस्कार। हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ कृष्णचंद्र के द्वारा रचित हास्य व्यंग्य जामुन का पेड़, जो कि सरकारी व्यवस्था के ऊपर व्यंग्य किया गया है। हास्य व्यंग्य कथा है। अगर इस पाठ की विधा पूछी जाए आपसे तो ये एक हास्य व्यंग्य है। तो पहले हम थोड़ा सा कृष्णचंद्र जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव में हुआ था और इनको बहुत से साहित्यिक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गिरिजा-ए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता आदि इसकी कई रचनाएं हैं। प्रेमचंद जी के बाद कहानियों की जो विधा है उसके अंदर इनका नाम आता है। उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से लिया जाता है। कृष्णचंद्र जी की प्रारंभिक शिक्षा पुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए थे और फार्मेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया और 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। तो कृष्णचंद्र जी ने जामुन का पेड़ जो ये रचना, जो ये हास्य व्यंग्य कथा लिखी है, इसके लिए उन्होंने चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी, पुरानी जो परिपाटी है उसकी अनुपालना की है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़ती हैं। तो कोई हैरत नहीं है, विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रमक कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था में संवेदनशील एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। तो हम पाठ शुरू करते हैं। जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ की रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला, यानी आंधी चली और सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ था जो गिर गया। और गिरने के बाद माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में जब पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है, वहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। कोई व्यक्ति किसी तरह से बात करता है, एक क्लर्क कहता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुन कितनी खुश होकर खाते थे। तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला, मगर यह आदमी, माली के दबे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हुए माली ने कहा, हाँ यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिर जाए वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला। फिर जो दबा हुआ आदमी है वो बोलता है, नहीं मैं जिंदा हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कर्राते हुए कहा। फिर क्लर्क कहता है, जिंदा है। एक क्लर्क ने ताजुब से कहा, पेड़ को हटाकर जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त कामचोर और मोटे चपरासी ने बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली चपरासी क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए, लेकिन अचानक ही कोई व्यक्ति बोलता है। देखते हैं कौन बोलता है। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला।
मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया, डिप्टी सेक्रेटरी ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। इस तरह से एक दूसरे के पास आते जाते रहे और अंत में इस तरह से आधा दिन बीत गया। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, फाइल चलती रही और इसी तरह आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने के बाद दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित, ये जो पेड़ है ये व्यापार विभाग से संबंधित है। यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क की जरूरी निशान लगा करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लोन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को और गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने व न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इसमें कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल ऐसे ही चलती रही। शाम को जवाब आ गया कि हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले में कर रहे हैं, क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामले के फैसले करने का हकदार है। जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अब रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ तना तुम्हारे कुल्ले पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका आता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। फिर वो कहता है कि नहीं, मैं तो लावारिस हूँ। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है जब हम एक पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं और हमारे देश में कुछ ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को कटवाने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो आदमी को काट कर निकाला जा सकता है। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को बीच से यानी धड़ से काट दिया जाए तो आदमी आधा इधर निकल जाएगा और आधा उधर आ जाएगा, पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह दबा हुआ आदमी बोलता है कि उसने आपत्ति की कि मैं तो मर जाऊंगा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। अब आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ कि इस आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए और प्लास्टिक सर्जरी से
धड़ के स्थान से उस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। देखो किस तरह से व्यंग किया गया है इसके अंदर। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और फाइल को तुरंत विभाग में भेज दिया। दूसरे ही दिन विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया गया और सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसके स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच की और इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन हो सकता है कहा। और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भर के धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया और हाँ कि मैं शायर हूँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, और इस तरह खबर सब जगह फैल गई और इसकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई। शाम तक गली गली के शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लान भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरिएट तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उनको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलवाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंच गई। तुम कवि हो? उन्होंने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस। सेक्रेटरी चीखा, जोर से चीखा। क्या वही ओस जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी अभी प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम्हारी हमारे एकेडमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। फिर कवि ने कहा कि नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी एकेडमी का मेंबर भी नहीं है। उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, पेड़ के नीचे दबा पड़ा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। दबा हुआ व्यक्ति बोलता है। अभी बंदोबस्त करता हूँ, सेक्रेटरी फौरन बोला। फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकार साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है और यह चुनाव पत्र लो, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालो। दबे हुए आदमी ने कर्रा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा में और दुख में पड़ा हुआ है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा। और हम कर भी सकते थे। जो भी कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारे बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। फिर वो दबा हुआ व्यक्ति कहता है कि मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला,
हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसने के लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन से लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रखना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे और उन्होंने पेड़ को काटने से रोक दिया, मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया है कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी के लोन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंध का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी का बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निसंदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं और आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल को उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उनके पास आया और आते ही खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी और उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। तो देखिए किस तरह से व्यंग किया गया है कि सरकारी जो काम हैं वो जिस गति से चलते हैं उस गति तक आदमी समाप्त हो जाता है।